साबित करने के लिए कि सभी आदमी पिक्स होते हैं, जिस पर वीआई नाम के देश में 1 बिलियन लड़कियां मिलकर एक शो बनाती हैं और फिर अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स और टॉप टियर गॉडेसेस को इनवाइट करने में खूब पैसा खर्च करती हैं ताकि वो अपनी ब्यूटी से मर्दों को होटल्स तक ल्योर करें। लेकिन जैसे ही कोई आदमी सच में वहां जाता है, उसके लिए सिर्फ क्रू द्वारा अरेंज किए गए बर्ली मेन ही नहीं होते, बल्कि ग्लोबली टेलीविज्ड ह्यूमिलिएशन भी उसका इंतजार कर रहा होता है। और इसी समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मुझे इस शो के लिए चूज किया गया है। सीन चेंज होता है, जिस पर एक सुंदर फेयर स्किन्ड गर्ल लॉन्ग लेग्स के साथ अचानक मेरे सामने आ जाती है, जिसे देखकर लाइव स्ट्रीम रूम के व्यूअर्स तुरंत एक्सप्लोड करने लगते हैं। यह देखकर लोग कहते हैं कि इस शो की क्रू तो हद कर रही है। एक ऐसा लड़का इस कैंपस बेल के चार्म को कैसे रेजिस्ट करेगा? यहाँ तक कि कोई टॉल, रिच और हैंडसम गाय भी शायद इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। जिस पर मेल व्यूअर्स थोड़ा साई करते हैं, लेकिन फीमेल व्यूअर्स इस सीन को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं कि सभी मर्द पिग्स होते हैं और ये टेस्ट कोई भी पास नहीं कर सकता और ये लड़का तो पहली नजर में ही लूजर लग रहा है। इसके बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स और भी तेजी से स्पैम होने लगते हैं, लेकिन मुझे इस सबका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। मैं बस सामने खड़ी स्कैंटली क्लैड लड़की को फ्राउन करते हुए ऑब्जर्व करता रहता हूँ, जिस पर वो कहती है, बिग ब्रदर हेलो, मेरा नाम शिया बिंग बिंग है। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से एक गेम हार दिया है, तो क्या आप मेरी जगह एक बॉटल बियर चेक कर सकते हैं? और अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो बाद में आप मुझसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं वो जरूर पूरा करूंगी। यह सुनकर मैं उसे फिर से ऑब्जर्व करता हूँ, जिस पर मैं अंदर से टेम्पर्ड तो होता हूँ, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस मुझे वार्न करता है कि ये लड़की ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे अचानक किसी से ड्रिंक करने को नहीं कहता और ऊपर से कंडीशन भी एक्सेप्ट करता है। मैं अभी मना करने ही वाला होता हूँ कि तभी अचानक मेरे दिमाग में नोटिफिकेशन साउंड बजती है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने गॉड टियर सिलेक्शन सिस्टम अवेकन कर लिया है। करंट सिचुएशन के अनुसार चॉइस करें। ऑप्शन 1 एग्री करें और लेचर का टाइटल पाएं। ऑप्शन 2 रिफ्यूज करें और सामने वाले को स्कॉल्ड करें, जिससे आपको स्टार्टिंग रिवॉर्ड में 1 मिलियन मिलेगा। यह सुनकर मैं थोड़ा डेज्ड हो जाता हूँ, लेकिन मेरी शॉक्ड एक्सप्रेशन ऑडियंस को ऐसा लगता है जैसे जॉर्जी किसी गॉडेस को देख रहा हो, जिस पर सभी को लगता है कि अब मैं मान जाऊंगा। लेकिन तभी मैं शिया बिंग बिंग को कोल्ड ग्लांस देता हूँ और कामली कहता हूँ, मुझे ड्रिंक करना नहीं आता, किसी और को ढूंढ लो। यह सुनते ही ऑडियंस पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर जाती है। लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने एक्चुअली मना कर दिया और कुछ कहते हैं कि ये हार्ड टू गेट खेल रहा है, जिसके दिल में अभी पिंक बबल्स चल रहे होंगे। जिस पर शिया बिंग बिंग का दिमाग ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से कैंपस बेल रही है जहां हर लड़का उसके पीछे रहता है, लेकिन आज उसे एक लूजर ने रिजेक्ट कर दिया होता है। हालांकि वो अंदर से काफी गुस्से में होती है, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करती है और इनोसेंट बनते हुए अपनी चेस्ट आगे करके मुझसे कहती है, बिग ब्रदर आप तो अभी ड्रिंक कर रहे थे, क्या आप जानबूझकर ऐसा कह रहे हो? इसके बाद वो पाउट करके पिटिफुल एक्सप्रेशन बनाती है, क्योंकि उसकी नजर में सारे लड़के उसके फॉलोअर्स होते हैं, जिन्हें बस थोड़ा स्वीट दे दो तो वो टेल वैग करने लगते हैं और उसे पूरा यकीन होता है कि कोई भी इस ट्रिक से बच नहीं सकता। लेकिन तभी मैं अपने हाथ की बियर कैन को सीधे पास के ट्रैश कैन में फेंक देता हूँ और शोल्डर्स श्रक कर देता हूँ, जिसे देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो हमेशा मेल स्टूडेंट्स द्वारा पेडेस्टल पर रखी जाती थी, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा इंसल्ट फील होता है, जिस पर उसका गुस्सा बढ़ता है। लेकिन फिर भी वो खुद को रोकते हुए डेलिबरेटली रॉन्ग्ड बनकर कहती है, क्या आप मर्द भी हो? मैं एक लड़की हूँ, अगर कोई मुझे ड्रंक कर दे तो क्या आप कमजोर की प्रोटेक्शन नहीं करोगे? यह सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ और कहता हूँ, तुम्हारा गेम हारना मुझसे क्या रिलेशन रखता है? और अगर मैं ड्रिंक नहीं करना चाहता तो क्या? और वैसे भी तुम ही वल्नरेबल हो, मुझे मोरल गिल्ट मत दो। यह सुनते ही शिया बिंग बिंग उछल पड़ती है और कहती है, मुझे पता था तुम सब मर्द अच्छे नहीं होते। जिस पर मैं अब खुद को रोक नहीं पाता और कहता हूँ, तुम ज्यादा से ज्यादा 18 या 19 साल की हो, रात में बाहर आकर ड्रिंक करना और इतना रिवीलिंग कपड़े पहनना। मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट इसलिए रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स पर पिटी आता है और तुम्हारे स्कूल के लिए भी सैड फील होता है कि उन्होंने तुम्हें एडमिट किया। यह सुनकर शिया बिंग बिंग पूरी तरह शॉक में चली जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक लूजर उसे सबके सामने इस तरह स्कॉल्ड करेगा। जिस पर वो गुस्से में पूछती है, मैं कैसे अनफिल हूँ, साफ साफ बोलो। इसके बाद मैं कहता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कितनी मेहनत से पाला है, वो चाहते हैं कि तुम अच्छी पढ़ाई करो, ना कि उनका पैसा लेकर यहाँ आकर ड्रिंक करो और ऐसे कपड़े पहनो। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर कुछ गलत हो गया तो तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा? यह सुनकर उसका चेहरा रेड और पैल हो जाता है और आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं, जिनमें से कुछ क्लैप भी करते हैं, जिससे वो शर्म से कहीं छुपना चाहती है। लेकिन मैं रुकता नहीं हूं और आगे कहता हूं, तुम्हारा स्कूल चाहता है कि तुम कंट्री के पिलर बनो, लेकिन तुम यहां आकर इंडल्ज कर रही हो। क्या तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे लायक है? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? जिस पर लाइव स्ट्रीम पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाती है। खासकर फीमेल व्यूअर्स के कमेंट्स काफी हार्श होते हैं, जो कहती हैं कि सिर्फ ड्रिंक करने पर इतना बड़ा इश्यू क्यों बनाया जा रहा है। यह देखकर शिया बिंग बिंग का गुस्सा बढ़ जाता है और वो एक्टिंग छोड़कर हिप्स पर हाथ रखकर कहती है, वेकअप, चिंग डायनेस्टी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अगर मैं क्लास के बाद रिलैक्स कर रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है?
तुम्हारे हिसाब से तो दुनिया के सारे ड्रिंक करने वाले लोग गलत हैं। जिस पर मैं कोल्ड लाफ करता हूँ और कहता हूँ, बार में ड्रिंक करने वाले सभी लोग गलत नहीं होते, लेकिन तुम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, रिवीलिंग कपड़े पहनकर ड्रिंक करना और चगिंग गेम्स खेलना क्या सही है? जब तुम मेरे पास आई थी तो मुझे लगा तुम अपना बॉडी सेल करने आई हो। यह सुनकर वो गुस्से से कांपने लगती है और कहती है, हर बार मेरे पेरेंट्स को बीच में मत लाओ। ये कौन सा एरा है? थोड़ा फॉरेन आइडियाज से सीखो। वहां लोग जो चाहे पहनते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से प्रोग्रेस रुकती है। यह सुनकर मैं आईब्रो रेज करता हूं और कहता हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम अपने फादर के सामने भी ऐसे चेस्ट पफ करके खड़ी हो सकती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनते ही उसकी सारी बातें उसके गले में अटक जाती हैं और वो कुछ बोल नहीं पाती। उसका चेहरा फिर से रेड और पैल हो जाता है। इसी समय मेरी नजर थोड़ी दूर खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है जो स्कूल सिक्योरिटी पेट्रोल होते हैं, जिस पर मैं उठता हूं और सीधे उनकी तरफ चलता हूं और कहता हूं, हेलो, मैं एक रिपोर्ट फाइल करना चाहता हूं। मैं तुरंत कहता हूं, मैंने अभी वहां एक लड़की देखी जो खुद को स्टूडेंट बताती है लेकिन काफी रिवीलिंग कपड़े पहन रखे हैं। जिस पर लीडर का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाता है और वो मुझसे सिचुएशन एक्सप्लेन करने को कहता है और फिर कहता है कि वेरीफाई होने के बाद उसे बिना दया के पनिश किया जाएगा। जिस पर मैं दूर खड़ी शिया बिंग बिंग की तरफ पॉइंट करता हूं और कहता हूं, वो वही है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होकर उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। यहाँ आकर लोगों के साथ चगिंग गेम्स खेलती है और मुझसे कहती है कि अगर मैं उसके लिए ड्रिंक करूं तो वो मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करेगी। ऐसी स्टूडेंट आपके स्कूल की मॉरलिटी को करप्ट कर रही है। आप इसे वापस ले जाकर प्रॉपरली री एजुकेट करें। ये सुनते ही शिया बिंग बिंग शॉक में आ जाती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि मैं ऐसा मूव करूंगा और लाइव स्ट्रीम के ऑडियंस भी पूरी तरह स्टैंडर्ड रह जाते हैं। जिस पर मेल व्यूअर्स जोर जोर से स्पैम करते हैं जेंडर रिवर्सल और हजारों कमेंट्स आने लगते हैं। इसके बाद पेट्रोल टीम उसे तुरंत अपने साथ ले जाती है और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को कहती है। जिस पर उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम की वॉइस फिर से सुनाई देती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने मिशन रिक्वायरमेंट्स एक्सेसीड कर दिए हैं। रिवॉर्ड में 3 मिलियन युआन और एक पोर्श 718 मिलेगा। कैश ट्रांसफर हो चुका है और कार रात 12 बजे आपके नियरेस्ट पार्किंग लॉट में डिलीवर होगी। यह सुनकर मैं पूरी तरह स्टंड रह जाता हूं और तुरंत अपना फोन निकालकर चेक करता हूं। अमाउंट देखकर मैं इमोशनल साई लेता हूं और सोचता हूं कि सिर्फ थोड़ी सी वर्बल लेसन देने पर इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल गया। इस तरह पैसे कमाना तो बहुत ईजी है। इसके बाद मैं नियरेस्ट पार्किंग लॉट को याद करता हूं और तुरंत वहां की तरफ चल पड़ता हूं। लेकिन जैसे ही मैं पार्किंग लॉट पहुंचता हूं, एक फेमिलियर स्कैंटिली क्लैड फिगर मेरी तरफ दौड़ती हुई आती है, जिस पर मैं तुरंत पीछे हट जाता हूं। शिया बिन बिन गुस्से से भरा चेहरा लेकर कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। क्या तुम्हें सच में पेट्रोल टीम को बुलाना था? तुम खुद को देखो, 25 से 26 के लगते हो, शेबी कपड़े पहने हुए। खुद की लाइफ ऑलरेडी ऐसी है और फिर भी ड्रिंक करने पर पैसे खर्च करते हो और ऊपर से मुझे सबके सामने क्रिटिसाइज करते हो। तुम तो प्योर हाइपोक्रेट हो। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम ऑडियंस उसके साथ एग्री करने लगती है, लेकिन मैं बिना कुछ बोले उसकी बात इग्नोर करता हूं और सीधे अपनी पोस्ट की तरफ बढ़ता हूं। जिस पर शिया बिंग बिंग थोड़ा पैनिक हो जाती है और तुरंत मेरे पीछे दौड़ती है और फिर अचानक स्लिप होने का नाटक करके गिर जाती है, जिस पर उसकी लॉन्ग स्लेडर लेग्स मेरे सामने आ जाती हैं। यह देखकर दूर छिपी कैमरा क्रू खुश हो जाती है और कैमरा मेरे फेस पर फोकस कर देती है ताकि मेरा रिएक्शन कैप्चर कर सके। लेकिन मैं बिना एक सेकंड रुके उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता हूं, जिसे देखकर क्रू खुद ही ब्रेक डाउन हो जाती है। तभी एक यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी मेरे पास आता है और कहता है, आपकी पोर्श 718 डिलीवर हो चुकी है, प्लीज इसे इंस्पेक्ट करके एक्सेप्ट करें। यह देखकर शिया बिंग बिंग शॉक में रह जाती है और उसका जॉ ड्रॉप हो जाता है और लाइव स्ट्रीम में एक्सक्लेमेशन मार्क्स की बाढ़ आ जाती है। लोग कहते हैं कि ये लड़का एक्चुअली रिच सेकंड जनरेशन निकला और उसका ड्रेसिंग स्टाइल काफी डाउन टू अर्थ है, और कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि जो उसने पहले कहा वो सही लग रहा है। जिस पर शो की क्रू को भी सिचुएशन गलत लगने लगती है और वो तुरंत शिया बिन बिन को कहती है कि थोड़ा कंट्रोल रखे, कहीं ये यंग मास्टर नाराज ना हो जाए। इसके बाद शिया बिनिंग बिन खुद को काम करती है और तुरंत इनोसेंट बनकर कहती है, बिग ब्रदर, मैंने अभी सोचा और मुझे लगता है कि आप सही थे। आपने जो कहा वो मेरे लिए पॉजिटिव था, इसलिए मैं आपको अपोलोजाइज करने आई हूँ। लेकिन जब मैं उसे इग्नोर करता रहता हूँ तो वो तुरंत आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लेती है और टीयरी आइज के साथ कहती है, बिग ब्रदर, स्कूल बंद हो गया है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या आप मुझे रात के लिए रहने की जगह दिला सकते हो? आप इतने काइंड हो, आप मुझे अकेले बाहर नहीं छोड़ोगे ना, अगर मुझे कोई बैड पर्सन मिल गया तो? ये कहते हुए वो मेरा हाथ जेंटली शेक करती है, जिसे देखकर लाइव स्ट्रीम के मेल व्यूअर्स स्टंड रह जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी आदमी मना नहीं कर सकता। जिस पर मैं सबकॉन्शियसली उसकी बॉडी को ग्लैंस करता हूं और हल्की स्माइल के साथ कहता हूं, ठीक है, तुम यहीं वेट करो, मैं अभी आता हूं। ये सुनते ही शिया बिंग बिंग के चेहरे पर ट्रायम्फेंट स्माइल आ जाती है और वो सोचती है कि मैं फाइनली ट्रैप में फंस गया हूं, और फीमेल व्यूअर्स भी उसे जज करने लगती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अंडरग्राउंड पार्किंग में फुटस्टेप्स की आवाज गूंजती है, जिस पर मैं वापस आता हूं और मेरे साथ वही सिक्योरिटी पेट्रोल टीम होती है, जिसे देखकर शिया बिन बिन वहीं फ्रीज हो जाती है और उसके अंदर अनईज भर जाता है। कैमरा क्रू भी कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन कैमरा
झूम करता रहता है एंड लाइव स्ट्रीम ऑडियंस भी पूरी तरह डेज्ड हो जाती है, जिस पर मैं पेट्रोल टीम के साथ उसके सामने खड़ा होकर कहता हूँ, यही स्टूडेंट है, इसने टैवर्न में मुझे हैरस किया और अब पार्किंग लॉट तक फॉलो किया और मुझसे बेड पर ले जाने की रिक्वेस्ट कर रही थी। इसकी डिसेंस का क्या हुआ? इसे स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट करें और प्रॉपरली री एडुकेट करें। ये स्टूडेंट लगती ही नहीं है। यह सुनते ही शिया बिंग बिंग बिजली गिरने जैसा शॉक फील करती है। उसकी आंखें पूरी तरह वाइड हो जाती हैं और वो डिसबिलीफ में सब देखती रह जाती है, जिस पर लाइव स्ट्रीम ऑडियंस फिर से एक्सप्लोड हो जाती है और लोग कहते हैं कि ये आदमी सच में इम्प्रेसिव है और कुछ लोग उसे लेजेंड तक कहने लगते हैं, जबकि सब शिया बिंग बिंग के चेहरे को देखते हैं जो अब ग्रीन और पैल होता जा रहा है, जिस पर लोग हैरानी से कहते हैं कि क्या वो सच में ये सोच रही थी कि ये उस पर मूव करेगा, और फिर यही रिजल्ट निकलता है, जिसे देखकर सब बोलते हैं कि अगर वो होते तो शर्म से कहीं छुप जाते या किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर रहने लगते। इस समय शिया बिंग बिंग भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझने लगती है और उसका एक्सप्रेशन काफी अगली हो जाता है, जिस पर मैं फिर से बोलना शुरू करता हूँ। तुम एक स्टूडेंट हो, रात में रिवीलिंग कपड़े पहनकर बाहर ड्रिंक करने जाती हो, ऊपर से चगिंग गेम्स खेलती हो और अब एक अजनबी आदमी से कहती हो कि तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। सच में कोई शर्म नहीं है तुम्हें? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इनोसेंट लड़कियों पर भी गलत शक किया जाता है। क्या तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव का मतलब भी पता है? तुम्हारी सारी पढ़ाई क्या बेकार गई है? यह सुनकर पेट्रोल टीम के मेंबर्स भी अंदर से फ्राउन करने लगते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने उसे पब्लिक में पकड़ा था, जो ऑलरेडी स्कूल के लिए शर्म की बात थी, लेकिन उनके सुपीरियर के कॉल की वजह से उन्हें उसे छोड़ना पड़ा था, जिस पर लीडर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और खुद भी उसे स्कोल्ड करते हुए कहता है, एक स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह बिहेव करना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजा है, ना कि बाहर घूमने और ये सब करने के लिए। जल्दी से इस आदमी को थैंक यू बोलो। आज तुम लकी हो कि तुम्हें ये मिला, वरना कोई और होता तो तुम्हें कार में डालकर ले जाता और तुम्हारी पूरी लाइफ खत्म हो जाती। यह सुनकर शिया बिन बिन सिर झुका लेती है, एक हाथ से अपनी कॉलर कवर करती है और दूसरे से स्कर्ट नीचे खींचती है और फिर धीरे से मुझे थैंक यू कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मेरे पूरे खानदान को गालियां दे रही होती है, जिस पर मैं समझ जाता हूं कि वो अंदर से कन्विंस्ड नहीं है और सोचता हूं कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि ये लड़की पहले भी ऐसा कर चुकी है, इसलिए इसे लेसन सिखाना जरूरी है। इसके बाद मैं गहरी सांस लेता हूं और पेट्रोल टीम की तरफ ग्लेयर करते हुए कहता हूं, आपका स्कूल अपने स्टूडेंट्स को आखिर सिखाता क्या है? क्या कोई एडमिशन स्टैंडर्ड नहीं है? अगर ये बात बाहर गई तो सिर्फ यही नहीं, पूरा स्कूल बदनाम होगा, और अगर आज कुछ गलत हो जाता तो पेरेंट्स को क्या जवाब देते? यह सुनकर पेट्रोल टीम तुरंत अग्री करती है और कहती है कि वो इसे प्रॉपर री एजुकेशन के लिए ले जाएंगे और स्कूल की तरफ से मुझे थैंक्स भी बोलते हैं। लेकिन तभी शिया बिन बिन गुस्से में आकर उन्हें घूरती है और अपनी ब्रा से आईडी कार्ड और स्टूडेंट आईडी निकालकर कहती है, मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं आपके जुरिसडिक्शन में नहीं आती, मुझे पहले ही कहना था, मैं आपके स्कूल की नहीं हूँ, आपको मुझे कंट्रोल करने का कोई राइट नहीं है। जिस पर पेट्रोल टीम आईडी चेक करती है और फिर कैजुअली कहती है, ठीक है तो कोई बात नहीं दोस्त, तुमने अच्छा काम किया, तुम सच्चे आदमी हो, और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब अंडरग्राउंड पार्किंग में सिर्फ मैं और शिया बिंग बिंग ही रह जाते हैं, जिस पर वो पोश को देखती है और सोचती है कि भले ही मैं इडियट लग रहा हूँ, लेकिन वेल्थी जरूर हूँ और शो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वो एक बार और ट्राई करने का फैसला करती है। इसके बाद वो पिटिफुल एक्सप्रेशन बनाकर कहती है, लिटिल ब्रदर सॉरी, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम बहुत अपराइट इंसान हो और मुझे तुम पसंद भी आए। यह कहते हुए वो टीयरी आइज से मुझे देखती है, लेकिन फिर भी मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिस पर वो और ज्यादा ट्राई करते हुए कहती है, मैं कुछ और मतलब नहीं निकाल रही, बस एक रात के लिए। तुम अच्छे इंसान हो, तुम मुझे हार्म नहीं करोगे, क्या तुम मुझे एक रात के लिए रहने दे सकते हो? यह कहते हुए उसकी आवाज में हल्का सोब होता है, जिससे वो काफी पिटिफुल लगती है, लेकिन तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की वॉइस फिर से आती है, न्यू चॉइस डिटेक्टेड, उसे साथ ले जाओ और गॉड टीयर्स कम बैक टाइटल पाओ विद बैड लक इफेक्ट, या उसे रिजेक्ट करके लेसन सिखाओ और विला और मोटरसाइकिल पाओ। जिस पर मैं बिना सोचे कहता हूँ, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, ठीक है यहीं वेट करो, और ये कहकर मैं मुड़कर वहीं चल देता हूँ जहां पेट्रोल टीम गई थी। ये देखकर शिया बिंग बिंग के सिर में गुस्सा चढ़ जाता है और लाइव स्ट्रीम में लोग हंस हंसकर कमेंट्स स्पैम करने लगते हैं, जिस पर वो गुस्से में मेरे पास दौड़कर आती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, तुम इतने कोल्ड हार्टेड कैसे हो? एक वीक लड़की को देखकर भी हेल्प नहीं करते? तुम में बिल्कुल भी कंपैशन नहीं है। यह सुनकर मैं हंसता हूँ और कहता हूँ, तुम्हारे पास हाथ पैर हैं और तुम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, फिर भी हर बार दूसरों से हेल्प मांगती हो। तुम और एक बेगर में क्या फर्क है? नहीं, बेगर तो कम से कम घुटनों पर बैठकर मांगता है, तुम तो खड़े खड़े ही मांगना चाहती हो, बिना ये सोचे कि तुम्हारे पास देने को क्या है। यह कहकर मैं मुड़ जाता हूं और वहां से चला जाता हूं, जिस पर उसी समय सिस्टम की वॉइस आती है कि 500 मीटर का विला और मोटरसाइकिल मेरे अकाउंट में ऐड हो चुकी है। यह सुनकर शिया बिंग बिंग गुस्से से भर जाती है और कहती है, ड्रामा बंद करो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो सीधा बोलो, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि वो कार भी तुमने रेंट की थी, तुम गरीब और चीप हो
और बिल्कुल स्कम्बैग हो, लेकिन मैं उसे पूरी तरह इग्नोर करता हूं और मैसेज के अनुसार आगे बढ़ता हूं और थोड़ी देर में एक प्राइवेट एलिवेटर के सामने रुक जाता हूं, जिस पर शिया बिन बिन भी समझ जाती है कि ये शांग युन याकशी का प्राइवेट एलिवेटर है और मुझे मॉक करते हुए कहती है, ये गरीब फिर एक्टिंग कर रहा है, इसे पता भी है ये जगह क्या है, ये शांग युन याकशी का प्राइवेट एलिवेटर है, क्या तुम यहीं रहते हो? दूर खड़ी फिल्म क्रू भी हंसने लगती है और कहती है कि इस एलिवेटर में जाने के लिए फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन चाहिए और गार्ड्स भी हैं, आज ये पिटेगा जरूर। लेकिन मैं बिना कुछ बोले आगे बढ़ता हूं, जिस पर एलिवेटर डोर अपने आप खुल जाता है और गार्ड्स मुझे रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करते हैं, वेलकम होम सर, और मैं अंदर चला जाता हूं। जैसे ही एलिवेटर डोर्स बंद होते हैं, वहां खड़े सभी लोग शॉक में मुंह खुला छोड़ देते हैं और शिया बिंग बिंग पूरी तरह डम्बफाउंडेड रह जाती है। सोचती है कि क्या उसका जजमेंट गलत था, क्या मैं सच में हिडन रिच सेकंड जनरेशन हूं? जिस पर फिल्म क्रू भी स्पीलेस रह जाती है और लाइव स्ट्रीम ऑडियंस भी हैवी ब्रेथ्स के साथ रिएक्ट करती है और सब कहते हैं कि ये एपिसोड अब लेजेंडरी बनने वाला है। लोग हैरानी से कहते हैं कि इन्होंने बस एक रैंडम पासर बाई को पिक किया और वो टॉप टियर टाइकून निकला, लेकिन कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि पैसा होने से क्या फायदा अगर कंपैशन ही नहीं है, जैसे कि उन्होंने खुद भी यहाँ विला में पहले रह लिया हो, तो इसमें खास क्या है। इस समय शिया बिन बिन थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाती है और जल्दी से अपना माइक बंद करके फिल्म क्रू से कांटेक्ट करती है। ये बहुत एम्बैरेसिंग हो गया है, अब मैं क्या करूं, मेरी इमेज पूरी खराब होने वाली है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। जिस पर डायरेक्टर भी शॉक्ड होता है, लेकिन उसे काम करते हुए कहता है, पैनिक मत करो, हमारे शो की व्यूअरशिप मिलियंस में पहुंच चुकी है और प्रिंसिपल याद रखो। ये सुनकर शिया बिन बिन खुद को काम करती है, क्योंकि इस शो का रूल यही है कि दुनिया में कोई भी मर्द अच्छा नहीं होता, और अगर होता भी है तो प्रोडक्शन टीम उसे एक्सपोज करने का तरीका ढूंढ लेती है। जिस पर वो मेरे बारे में सोचते हुए टीथ ग्रिट करती है और मन ही मन कहती है, इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट कैसे किया, अब मैं इसकी रेपुटेशन खत्म करके रहूंगी, मैं कोई आसान टारगेट नहीं हूं। इसके बाद वो कैमरा के सामने वापस अपनी स्वीट इमेज बनाकर खड़ी हो जाती है और एक्साइटेड टोन में व्यूअर्स को ग्रीट करती है। तभी डायरेक्टर उसे एक टैबलेट देता है, जिसे देखकर वो फेक सरप्राइज दिखाती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस जेंटलमैन की आइडेंटिटी एक्चुअली, और जानबूझकर सस्पेंस क्रिएट करती है। फिर वो टैबलेट सबको दिखाती है, जिस पर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें लिखा होता है कि मेरे पेरेंट्स गांव से हैं, मैंने थर्ड रेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और अभी एक छोटी कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी बहुत लो है और कई महीनों से मुझे सैलरी नहीं मिली है। ये देखकर कमेंट सेक्शन फिर से एक्सप्लोड हो जाता है। लोग कहते हैं कि मैं प्रिटेंशनिस्ट और स्किमिंग हूँ और ये सब सेटअप लगता है। उधर मैं अपने विला में पहुंच चुका होता हूँ और मैं सोचता हूँ कि विला तो सच में विला ही होता है, जिसमें गार्डन, स्विमिंग पूल, स्मार्ट होम अप्लायंसेस और 360 डिग्री स्काईलाइट सब कुछ है और मैं करीब 1 घंटे तक इसे एंजॉय करता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि सिस्टम ने मुझे मोटरसाइकिल भी दी है, जिसे चेक किए बिना मुझे नींद नहीं आएगी, जिस पर मैं तुरंत उठकर बाहर निकलता हूँ। इसके बाद मैं फिर से स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ, जिसे देखकर फिल्म क्रू एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि अब इसकी पोल खुलने वाली है। लोग कमेंट्स में कहते हैं कि इसके कपड़े और टाइकून स्टेटस मैच नहीं करते और शायद ये एक्टिंग कर रहा है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये आवली मेड होगा। इसी बीच मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचता हूं, जहां एक डिजाइनर ब्रांड्स पहना हुआ रिच किड पहले से मौजूद होता है, जिसे देखकर व्यूअर्स कहते हैं कि ये असली रिच सेकंड जनरेशन है। फिर कैमरा दिखाता है कि वो रिच किड एक मोटरसाइकिल के सामने रुकता है और उसे देखकर शॉक हो जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो उसे छूने से भी डरता है। तभी लाइव स्ट्रीम में कोई नॉलेजेबल व्यूअर बताता है कि ये MV ऑगस्टा है, जिसे टू व्हील्ड फेरारी कहा जाता है और पूरी दुनिया में सिर्फ 5 हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है। यह सुनकर सभी और भी शॉक्ड हो जाते हैं और वो रिच किड एक्साइटेड होकर उसकी फोटोज लेने लगता है। तभी मैं उसके पास पहुंचता हूं, जिस पर वो मुझे कंटेम्प्ट भरी नजर से देखता है और कहता है, ए इधर आकर मेरी फोटो खींच, जिस पर मैं उसका फोन लेकर उसकी फोटोज खींचता हूं। लेकिन फिर वो इम्पेशेंट होकर कहता है कि और फोटोज लो और मुझे कंट्री बम्पकिन कहकर इंसल्ट करता है, जिस पर मैं बस हल्का हंसता हूं और उसकी फोटोज लेता रहता हूं। इसके बाद मैं उसे फोन वापस देता हूं और कैजुअली कहता हूं, मुझे बाहर जाना है, मैं वापस आऊंगा तब और फोटोज ले लेना, और अपनी पॉकेट से की निकालता हूं। यह देखकर रिच किड के प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी नजर मुझसे नहीं हटती। लाइव स्ट्रीम में लोग फिर से स्पेकुलेट करने लगते हैं कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूं और खुद को एक्सपोज करने वाला हूं, लेकिन तभी मैं बाइक को बाहर निकालता हूं, की डालता हूं और इंजन स्टार्ट करता हूं, जिस पर हेडलाइट्स जल उठती हैं और इंजन की आवाज बीस्ट जैसी गूंजती है। यह देखकर रिच किड का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है और वो रिस्पेक्ट से मुझे देखने लगता है, यहां तक कि हल्का बॉम्ब भी करता है। ये सीन देखकर फिल्म क्रू और ऑडियंस दोनों शॉक में आ जाते हैं और लाइव स्ट्रीम की व्यूअरशिप तेजी से बढ़ जाती है। लोग कमेंट्स में मुझे बॉस और इम्प्रेसिव कहने लगते हैं
और कुछ कहते हैं कि मैं शुरू से ही अपराइट था। इसके बाद रिच किड मेरे पास आता है और रिस्पेक्ट के साथ अपना बिजनेस कार्ड देता है, जिसे मैं कैजुअली पॉकेट में रखता हूँ और फिर बाइक लेकर वहां से निकल जाता हूँ। उसी समय शिया बिंग बिंग, जिसे क्रू ने ओवरटाइम के लिए बुलाया था, ये सब देख लेती है और शॉक में पड़ जाती है और खुद से कहती है कि ये बाइक बहुत एक्सपेंसिव है। फिर उसे याद आता है कि उसने पहले मुझे इग्नोर किया था और वो सोचती है कि शायद उसकी ट्रिक्स मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है और वो लाइव स्ट्रीम बंद करके स्टाफ पर चिल्लाती है, तुमने उसका बैकग्राउंड चेक किया था ना? वो तो एक गरीब आदमी है, उसके पास सुपर कार और विला कैसे हो सकते हैं? ये सब एक्टिंग है। जिस पर क्रू भी एग्री करती है और कहती है कि अब उसकी असली सच्चाई सामने लानी होगी। इसके बाद अगले दिन शिया बिंग बिंग फिर से व्यूअर्स के सामने आती है और कहती है, हेलो व्यूअर्स, आज हम मिस्टर सू की सच्चाई सामने लाएंगे। मेरे पास इनसाइडर इन्फो है कि उसकी बाइक लिमिटेड एडिशन है और हमारे देश में सिर्फ एक है, और उसकी एज, एड्रेस और लाइसेंस प्लेट देखकर साफ एथिस है कि वो उसका नहीं हो सकता। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम में फिर से हंगामा मच जाता है और लोग कहते हैं कि वो सच में एक स्किमिंग गरीब आदमी है और वो पहले से ही यही बोल रहे थे। लोग कमेंट्स में कहते हैं कि ऐसे प्रिटेंशनिस्ट लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि ये रिच नहीं है, क्योंकि असली रिच लोगों को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। ये तो बस लोअर क्लास का सीवर राइट है, एक टोड, एक स्कमबैग है, जिस पर एटमॉस्फेयर पूरी तरह हाइप हो जाता है और प्रोडक्शन टीम भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है और जानबूझकर एक्स्ट्रा कैमरा एंगल सेट करती है ताकि मेरा डिस्पिसिबल फेस कैप्चर कर सके। लेकिन मुझे इस सब का कोई अंदाजा नहीं होता। मैं अपनी रेंटेड अपार्टमेंट की तरफ तेज स्पीड में वापस जाता हूँ और सोचता हूँ कि 20 मिलियन की बाइक सच में अलग ही लेवल की है। यहाँ तक कि हवा भी पैसे जैसी फील हो रही है। जिस पर मेरा पुराना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स दिखता है, जिसकी फैसिलिटीज काफी खराब होती हैं। ये देखकर ऑडियंस और भी कन्विंस्ड हो जाती है कि मैं सिर्फ गरीब आदमी हूँ जो रिच होने का दिखावा कर रहा है, और नेटिजन्स खुशी से चीयर करने लगते हैं, जबकि शिया बिंग बिंग कंटेम्प्ट से आंखें रोल करती हैं। फिर वो कॉन्फिडेंटली कहती है, सिस्टर्स, अब देखना मैं क्या करती हूँ। जिस पर वो मेरे पास आकर स्वीट टोन में कहती है, लिटिल ब्रदर, क्या कोइंसिडेंस है, हम फिर मिल गए। जिसे सुनकर मैं मुड़कर उसे देखता हूँ और कहता हूँ, हाँ, क्या कोइंसिडेंस है? क्या तुम भी यहीं रहती हो? जिस पर वो स्माइल करके कहती है, नहीं, मैं यहाँ अपने क्लासमेट से मिलने आई हूँ, लगता है हमारी फेट जुड़ी हुई है, और कल के लिए सॉरी, मैंने तुम्हें ट्रबल दिया। और फिर ब्लिंकिंग आइज के साथ कहती है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें मील ट्रीट करूं? ये सुनकर मैं ऑकवर्ड स्माइल देता हूं और कहता हूं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे काम है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन वो आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक देती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? काइंडनेस का रिपे करना जरूरी होता है। जिस पर मैं हल्का हंसता हूं और सोचता हूं कि इसका दिमाग तो सही है ना, ये कुछ तो करने के मूड में है। और फिर सोचता हूं कि मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है। जिस पर मैं कहता हूं, ठीक है, चलो पास में कुछ खा लेते हैं। लेकिन वो मना करती है और कहती है, इतना कैजुअल नहीं हो सकता, मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट जानती हूँ, और इंसाइट करती रहती है। जिस पर मैं कहता हूँ कि तुम स्टूडेंट हो, सिंपल खाना खा लेते हैं। लेकिन वो मानती नहीं और कहती है, अगर नहीं चले तो समझूंगी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। यह सुनकर लाइव स्ट्रीम में लोग कहते हैं कि मैं हार्ड टू गेट खेल रहा हूँ। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आती है, एग्री करो और लड़की से पे करवाओ, रिवॉर्ड 5 मिलियन मिलेगा, या रिजेक्ट करो और स्टिंगी शो ऑफ का टाइटल पाओ। जिस पर मैं कहता हूँ, ठीक है, अब मना करना मुश्किल है, चलते हैं। और फिर मैं उसे कार में बैठाकर एक फ्रेंच रेस्टोरेंट ले जाता हूँ, जिस पर वेटर मेन्यू लेकर आता है और शिया बिंग बिंग बिना मुझे देखे एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर करने लगती है। एक साथ 10 से ज्यादा डिशेस और 87 वाइन भी ऑर्डर कर देती है और मेन्यू वापस दे देती है। यह देखकर मैं अंदर ही अंदर स्नीर करता हूँ और सोचता हूँ कि इतना खाना कैसे खत्म होगा। जिस पर वो स्वीट स्माइल के साथ कहती है कि पोर्शंस छोटे हैं और 2 लोगों के लिए इनफ है। इसके बाद खाना आता है और हम दोनों खाते हुए बातें करते हैं और कुछ देर में खाना खत्म हो जाता है। जिस पर वेटर बिल लेकर आता है और पूछता है कि पेमेंट कौन करेगा। तभी शिया बिंग बिंग कैजुअली मिरर निकालकर लिपस्टिक ठीक करने लगती है और मैं मुंह साफ करके उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, ये पे करेगी। यह सुनकर वो स्टंड रह जाती है और सोचती है कि क्या इस आदमी का दिमाग खराब है। जिस पर वो गहरी सांस लेकर कहती है, तुम आदमी हो, तुम्हें पे करना चाहिए। जिस पर मैं सीधा जवाब देता हूँ, तुमने ही ट्रीट करने को कहा था। यह सुनकर वो बिल देखती है और शॉक हो जाती है, क्योंकि अमाउंट 5,888 होता है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा है। जिस पर वो गुस्सा दबाकर कहती है कि लड़का और लड़की साथ खाएं तो लड़की इनवाइट करे और लड़का पे करे, ये कॉमन सेंस है। यह सुनकर आसपास बैठे लोग भी देखने लगते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि ये लड़का बिना पैसे के लड़की पटाने आया है। यह सुनकर वो स्मग होकर मुझे देखती है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, पे करो तो स्लाई मैन टाइटल मिलेगा, रिफ्यूज करो और स्कॉल्ड करो तो 3 मिलियन और विला मिलेगा। जिस पर मैं फर्म होकर कहता हूँ, तुमने इंसाइट किया था, मैंने कई बार मना किया, फिर भी मैं आया क्योंकि तुम सिंसियर लग रही थी, अब मैं क्यों पे करूं? जिस पर वो गुस्से में कहती है, लेकिन मैं लड़की हूं। यह सुनकर मैं कोल्ड लाफ करता हूं और कहता हूं, कल तुम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही थी, अब तुम ट्रीट करके मुझसे पे करवाना चाहती हो, यही इक्वालिटी है। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं कि चिवलरी का मतलब केयर करना है, ना कि उसे एक्सक्यूज बनाकर डिमांड करना, और उसे सिंपल लॉजिक समझाता हूं। यह सुनकर उसका चेहरा रेड और पैल हो जाता है और आसपास बैठे लोग क्लैप करने लगते हैं।
जिससे वो एम्बेरेस्ड हो जाती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। फिर वो गुस्से में कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। जिस पर मैं कामली कहता हूँ, अगर तुमने पहले ही डिसाइड किया था कि मुझ पे करना है तो इतना खाना क्यों ऑर्डर किया? तुमने हर डिश से बस 2 बाइट लिए और बाकी छोड़ दिया। क्या तुम मुझे फूल समझती हो? वेस्ट करना गलत है। इसके बाद मैं बच्चों की बात करता हूँ जिन्हें खाना नहीं मिलता, और कहता हूँ कि उसका बिहेवियर गलत है और वो जानबूझकर ट्रबल कर रही है, और साफ कह देता हूँ कि मैं पे नहीं करूंगा। ये कहकर मैं जाने लगता हूँ, जिस पर वो घबराकर मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या तुम डिन एंड डैश कर रहे हो? जिस पर मैं कुछ बोलने ही वाला होता हूँ कि वो गुस्से में कहती है, तुम में कोई शिवलरी नहीं है, तुम स्टिंजी और क्लासलेस हो। ये सुनकर मुझे हंसी आती है और मैं कहता हूँ, मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुमने मुझे फोर्स किया खाने के लिए, और अब मुझसे पे करवाना चाहती हो? ये कैसी एंटाइटलमेंट है? यह सुनकर रेस्टोरेंट में फिर से अपलॉज होता है। लोग कहते हैं कि इतनी प्रिटी लड़की होकर भी फ्रीलोड कर रही है, और उसे शेमफुल बताते हैं। जिस पर शिया बिंग बिंग गुस्से से पागल होने लगती है और सोचती है कि पिछले 2 दिन उसकी लाइफ के सबसे वर्स्ट रहे हैं, और कहती है, मैंने चीटिंग कहा था, वो बस पोलाइट होने के लिए कहा था। जिस पर वो गुस्से में कहती है, क्या तुमने सच में ये बिलीव कर लिया? तुम्हारे जैसे इंसान को पूरी जिंदगी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी? ये सुनते ही वो इतना गुस्से में आ जाती है कि मुझे स्लैप करने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन मैं तुरंत उसका रिस्ट पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ, गलती करना एक बात है, लेकिन सुधारने की जगह तुम मारने आ रही हो। क्या तुम्हें ये बेसिक प्रिंसिपल भी नहीं पता कि जो इन्वाइट करता है वही पे करता है? या फिर तुम्हें पैदा करते वक्त तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़कर कुछ और ही पाल लिया था? मेरे ये कहते ही सिस्टम की आवाज गूंजती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने एस रैंक अचीव किया है, रिवॉर्ड में 10 मिलियन और एक लॉटरी चांस मिलेगा। जिस पर शिया बिंग बिंग अब पूरी तरह कंट्रोल खो देती है और बिना कुछ सोचे मुझे गालियां देने लगती है। वो कहती है, तुम खुद को क्या समझते हो? रेंटेड कार लेकर एटीट्यूड दिखाते हो, वो मोटरसाइकिल भी शायद कहीं से चोरी की होगी, और तुम जैसे आदमी को देखकर मुझे घिन आती है। ये देखकर फिल्म क्रू भी गुस्से से भर जाती है। डायरेक्टर तो स्क्रिप्ट फेंककर मुझे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि एक स्कमबैग के लिए इतना रिएक्ट करना सही नहीं है। जिस पर डायरेक्टर खुद को कंट्रोल करता है और तुरंत स्क्रिप्ट चेंज करके होस्ट से कहलवाता है, डियर व्यूअर्स, अब तक आप समझ गए होंगे कि मिस्टर सू कैसा इंसान है। फेक आइडेंटिटी, इलीगल व्हीकल और पब्लिक में लोगों को इंसल्ट करना, हम किसी अच्छे इंसान को गलत नहीं समझेंगे और किसी बुरे को छोड़ेंगे भी नहीं। थोड़ी देर में सच्चाई सामने आएगी। यह ब्रॉडकास्ट होते ही पूरे इंटरनेट पर डिबेट शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि इसे पकड़ो, ये सभी मर्दों के लिए शर्म की बात है, और कुछ लोग तो रियल लाइफ में सबक सिखाने की बात करने लगते हैं। जिस पर शो के इफेक्ट के लिए डायरेक्टर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर डाल देता है, लेकिन तभी अचानक एक पॉपअप आता है, ऑनर ऑफ शांग्युन याक्शुआनविला सुफान, जिसे देखकर होस्ट शॉक में आ जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी एक स्टाफ दौड़कर आता है और कहता है, डायरेक्टर, हमने कार की इन्फो चेक की, ये सुफान को हेडक्वार्टर्स के सीईओ ने गिफ्ट की थी। ये सुनते ही डायरेक्टर का दिमाग ब्लैंक हो जाता है और वो बुदबुदाता है कि वो गरीब दिखने वाला आदमी एक्चुअली सुपर हिडन टाइकून है। ये देखकर रिकॉर्डिंग रूम के सभी लोग शॉक में आ जाते हैं और लाइव स्ट्रीम ऑडियंस भी स्टन्ड रह जाती है। लोग कहते हैं कि वो तो क्लाउन बन गए, और कुछ इसे इम्पॉसिबल बताते हैं। कुछ देर बाद प्रोडक्शन टीम अपनी गलती समझती है और तुरंत नैरेटिव बदलती है, और होस्ट कहता है कि अगर वो इतना रिच है तो इतना लोग की बिहेव क्यों करता है और अचानक गुस्सा क्यों होता है? जरूर इसके पीछे कोई सीक्रेट होगा। यह सुनकर फीमेल व्यूअर्स फिर से रिएक्ट करती हैं और कहती हैं कि अगर वो इतना रिच है तो मील के टाइम बिंग बिंग से पे क्यों करवाया, और उसे सेल्फिश और कैलकुलेटिंग कहती हैं। हालांकि दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और इंटरनेट पर वीडियोस भी फैलने लगते हैं जिनमें दिखता है कि शिया बिंग बिंग ही मुझे डेलिबरेटली सडूस कर रही थी और वेस्ट कर रही थी, जिससे प्रोडक्शन टीम की रेप्यूटेशन गिरने लगती है। जिस पर डायरेक्टर फिर से पैनिक होकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और कहता है कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह अच्छा आदमी नहीं होता, रिच लोग तो और भी बुरे होते हैं, और किसी भी तरह उसे एक्सपोज करना होगा। उधर शिया बिंग बिंग भी गुस्से में कहती है, सुफान, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, मैं तुम्हें कंकूर करके रहूंगी। और इसके बाद वो मुझे सीक्रेटली फॉलो करती है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करता रहता हूँ। फिर मैं अपना बैंक बैलेंस चेक करता हूँ और लंबी अमाउंट देखकर खुद ही हैरान हो जाता हूँ, और याद करता हूँ कि मेरे पास लॉटरी चांस भी है। जिस पर मैं सिस्टम ओपन करके ड्रॉ करता हूँ, जिस पर सिस्टम अनाउंस करता है, ग्रैंड प्राइज रेस्टोरेंट डाइनिंग रिवॉर्ड, आप सिटी में कहीं भी 5 लाख खर्च करो और वो रेस्टोरेंट आपका हो जाएगा, और खर्च किया गया पैसा 10 गुना रिफंड होगा। यह सुनकर मैं खुद शॉक्ड हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि ये तो जैकपॉट है। तभी पीछे से एक फेमिलियर आवाज आती है, सुफान, क्या ये तुम हो? जिस पर मैं मुड़कर देखता हूँ और एक एलिगेंट वुमन को खड़ा पाता हूँ जो मेरी हाई स्कूल टीचर छिन शुइंग होती है। मैं उसे ग्रीट करता हूँ और पूछता हूँ कि वो कैसी है, जिस पर वो हल्का साई लेकर बताती है कि फैमिली ने ब्लाइंड डेट फिक्स की थी लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया, और वो थोड़ी अपसेट लगती है। जिस पर मैं उसे कंफर्ट करता हूँ और कहता हूँ कि वो बहुत ब्यूटीफुल और जेंटल है और उसे बेटर पर्सन मिलेगा। ये सुनकर वो स्माइल करती है और मुझे ओल्ड डेज याद दिलाती है। फिर हम कुछ देर बात करते हैं, लेकिन अचानक उसका स्टमक ग्रोल करता है, जिससे वो एम्बैरेस्ड हो जाती है और कहती है कि वो ठीक से खा नहीं पाई थी। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ,
ये तो कोइंसिडेंस है, मैं भी खाना खाने जा रहा था, चलिए मैं ट्रीट करता हूँ। और वो एग्री कर लेती है। यह देखकर शिया बिंग बिंग दूर से कोल्ड लाफ करती है और सोचती है कि मैं उसे किसी चीप डिनर में ले जाऊंगा। लेकिन मैं किन शुइंग को सिटी के ओनली 3 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट में ले जाता हूँ, जहां वैलेट कार पार्क करता है। और किन शुइंग थोड़ा हेजिटेट करती है क्योंकि जगह एक्सपेंसिव लगती है, जिस पर मैं कहता हूँ, टीचर इतने समय बाद मिले हैं, आज खुलकर खाइए, और उसे अंदर ले जाता हूँ। यह देखकर शिया बिन बिन गुस्से से भर जाती है और कहती है, मेरे साथ चीप डिनर और इसके साथ लग्जरी प्लेस, ये आदमी सच में चीप और हार्टलेस है। जिस पर वो गुस्से में कहती है, तुम चैन से नहीं मरोगे। और इसके बाद मैं और क्विन शुइंग आराम से खाना खा लेते हैं और बिल ठीक 5 लाख आता है, जिस पर मैं बिना एक्सप्रेशन बदले सीधे कार्ड स्वाइप कर देता हूँ और तुरंत सिस्टम की आवाज आती है, रिवॉर्ड इशूड, अब ये रेस्टोरेंट ऑफिशियली तुम्हारी एसेट बन गया है। इसके बाद हम दोनों वहां से निकल जाते हैं और पीछे से प्रोडक्शन टीम के लोग तुरंत फ्रंट डेस्क पर जाकर बिल पूछते हैं, क्या 5 लाख एक मील का? ये सुनकर वो और भी गुस्से में आ जाते हैं और मुझे चीपकेट कहते हैं कि मैंने किसी और पर इतना पैसा क्यों खर्च किया। जिस पर वेटर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहता है, सॉरी, मिस्टर सू इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं। यह सुनते ही शिया बिन बिन जोर से चिल्ला पड़ती है, क्या ये रेस्टोरेंट इसका है? और पूरी प्रोडक्शन टीम डम्बफाउंडेड रह जाती है। लेकिन लाइव स्ट्रीम में कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि अपने ही रेस्टोरेंट में खाने का क्या मतलब, इसमें खर्च तो होता ही नहीं, और मुझे चीप ही कहते रहते हैं। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि मुझे ओल्डर विमेन पसंद है, जिस पर प्रोडक्शन टीम गलत समझ लेती है कि मुझे मैच्योर विमेन पसंद है। और अगले ही दिन एक मैच्योर और चार्मिंग वुमन मुवान वान को मेरे सामने लाया जाता है। सुबह लाइव स्ट्रीम में ममू वान वान खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो एक ट्यूटर है और मेरे बिहेवियर को प्रोफेशनली एनालाइज करेगी, जिसे सुनकर मेल व्यूअर्स साई करते हैं कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, जबकि फीमेल व्यूअर्स एक्साइटेड हो जाती हैं। जिस पर मुवान वान अंदर ही अंदर कनिंग स्माइल देती है और सोचती है कि वो मुझे पूरी तरह स्कैम करके छोड़ेगी। इसके बाद वो एक लैम्बोर्गिनी में मेरे पास आती है, जिसे देखकर व्यूअर्स उसे रियल रिच वुमन समझते हैं, लेकिन असल में वो कार उसके एक्स बॉयफ्रेंड से बोरो की हुई होती है। फिर वो एक्टिंग शुरू करती है, कार विंडो खोलकर चेस्ट पकड़कर ग्रोन करती है, हेल्प हेल्प। उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट और टेम्पिंग होती है कि सुनकर लोग इमेजिनेशन में खो जाते हैं। जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूं और नोटिस करता हूं कि वो पसीने से भीगी हुई है और थोड़ा सस्पिशियस लग रही है, लेकिन फिर भी हेल्प करने के लिए मैं उसके पास जाता हूं। लेकिन हेल्प करने की जगह मैं उसे अपना लेफ्ट ओवर फूड दे देता हूं और कहता हूं, अगर बुरा ना मानो तो ये खा लो, शायद बेटर फील करो। यह देखकर लाइव स्ट्रीम में लोग हंसने लगते हैं कि मैंने एक ब्यूटी को लेफ्ट ओवर्स खाने को दे दिया। जिस पर मुंह वान वान के अंदर गुस्सा उबल रहा होता है, लेकिन वो बाहर से स्माइल करते हुए खाना खोलती है और फेक सरप्राइज दिखाती है और थोड़ा सा खाकर कहती है कि ये डिलीशियस है। मैं उसे और खाने को कहता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और डाइट का बहाना बनाती है, जिस पर मैं सिर हिलाकर जाने लगता हूँ। लेकिन वो तुरंत मुझे रोकती है और थैंक्स बोलते हुए कहती है, आपकी कार भी अच्छी है, क्या आप गुआंगुन सुपरकार क्लब की गैदरिंग में चलना चाहेंगे? जिस पर मैं मना करता हूँ और कहता हूँ कि वो लोग बेसलेस रिच किड्स हैं, लेकिन वो इंसाइट करती है कि कनेक्शंस जरूरी होते हैं। जिस पर मैं आखिरकार ज्वाइन कर लेता हूँ। मुझे पता नहीं होता कि ग्रुप के ज्यादातर लोग प्रोडक्शन टीम के अरेंज्ड होते हैं। इसके बाद मैं घर आकर आराम करता हूँ, तभी ग्रुप एक्टिव हो जाता है और मुवान वान मुझे टैग करके रेड एनवेलप भेजने को कहती है, जिस पर मैं कैजुअली 200 युआन भेज देता हूँ। लेकिन ग्रुप तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है और लोग कहते हैं कि ये बहुत कम है और मुझे स्टिंगी कहकर ग्रुप से निकालने की बात करते हैं। मैं इग्नोर करता हूं और फोन बंद करने ही वाला होता हूं कि कॉल आता है, जीतन ब्रोदर फैन, 200 बहुत कम है, कम से कम 10,000 होना चाहिए। तभी सिस्टम की आवाज आती है, एग्री करो तो फुल टाइटल और 100 रिवॉर्ड, रिफ्यूज करो तो 20 मिलियन रिवॉर्ड मिलेगा। जिस पर मैं बिना सोचे कहता हूं, तुम मुझे फूल समझते हो क्या? ऊपर से कॉल करके फोर्स कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है या मेरा? यह सुनकर मुवान वान शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन फिर भी हंसकर बात संभालने की कोशिश करती है। जिस पर मैं कहता हूं, जॉक तभी होता है जब दोनों साइड्स हंसें। मुझे समझ नहीं आता ये रिच किड्स हैं या बेगर्स। इवन अगर जेड एम्परर भी हो तो मैं 200 से ज्यादा नहीं दूंगा, और फोन काट देता हूं। इसके बाद मुंह वान वान इंसल्ट होने के बाद भी मुझे अगले दिन पार्टी के लिए इनवाइट करती है और मैं सोचता हूं कि इससे मिशंस मिलते हैं, इसलिए मैं फाइनली हाँ कर देता हूं। लेकिन अचानक अगली ही सुबह वह सीधे मेरी कार में घुस आता है, जिस पर वह जल्दी से बोलता है, ब्रोदर फैन, चलो रिच किड्स गैदरिंग में चलते हैं। फिर वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है, जिस पर आगे कहता है, तुम लग्जरी कार ड्राइव करते हो, फिर भी ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आए हो? अगर बाद में सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हें रोक लेते हैं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। यह सुनकर मैं हल्की सी ठंडी हंसी हंसता हूं और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता हूं, कपड़े क्या होते हैं? बस कुछ कपड़े के टुकड़े जो बॉडी को कवर करते हैं। क्या क्राउन पहन लेने से कोई प्रिंसेस बन जाता है और कसाया पहन लेने से बुद्ध बन जाता है? फिर मैं थोड़ा रुककर कहता हूं,
अगर वो लोग सिर्फ मेरे ड्रेसिंग की वजह से मेरे साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते तो मुझे भी ऐसे रिच किड्स के साथ एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है। जिस पर मुआन वान कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, जैसे उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता, और अंदर ही अंदर सोचती है कि इसके कपड़े तो एम्बैरेसिंग हैं ही, लेकिन इसका मुंह उससे भी ज्यादा शार्प है और ये आदमी सच में अलग लेवल का है। इसके बाद वह जबरदस्ती स्माइल करती है और काफी पॉलिटली मुझसे अपोलोगाइज करती है, जिस पर मैं अनिच्छा से उसके साथ क्लब की तरफ चल देता हूँ। फिर जैसे ही हम क्लब पहुंचते हैं, वहां लग्जरी कार्स की लाइन लगी होती है और पूरा डेकोर बहुत ही एक्सट्रावेगेंट दिख रहा होता है, जिस पर अंदर मौजूद लोग भी बहुत एलिगेंट तरीके से ड्रेस्ड होते हैं। और जैसे ही वो लोग बोलना शुरू करते हैं, उनकी बातें सीधे टेंस ऑफ बिलियंस के बिजनेस डील्स पर चल रही होती हैं। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनके जेस्चर्स और एक्शंस थोड़ा अजीब और मिसमैच लगते हैं, जिस पर मैं सोच ही रहा होता हूँ कि यहाँ से निकल जाऊं या नहीं। तभी ग्रुप लीडर ली वेई वेई अचानक खड़ा होता है और बोलता है, मुझे याद है हमारे क्लब का एक रूल है कि नए मेंबर को सबको ट्रीट देना पड़ता है। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कोई और बीच में बोल पड़ता है, राइट राइट, सही कहा, ऐसा रूल तो है। फिर वह आगे कहता है, न्यूकमर को शैंगडुआन में ट्रीट देना होगा, जहां पर पर्सन एवरेज 50,000 का खर्च आता है। तो क्या ब्रदर फैन ये स्पेंड करने को रेडी है? जिस पर बाकी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, ट्रीट अस, और धीरे धीरे ऑलमोस्ट सब लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। यह देखकर मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं और मेरे होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, सिलेक्शन सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। एग्री करने पर अब तक के एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे और उसी हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रिफ्यूज करने पर पॉइंट्स कंटिन्यू एक्यूमुलेट होंगे और स्पेशल रिवॉर्ड मिलने का चांस रहेगा, जिसमें 3 बिलियन का लग्जरी होटल और उसका परमानेंट यूसेज राइट्स शामिल है। यह सुनते ही मैं अंदर ही अंदर फैसला करता हूं और फिर सबकी तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहता हूं, मुझसे ट्रीट मांग रहे हो? क्या तुम लोग इसके लायक हो? यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, खासकर मुआन वान, जो मुझे पूरी तरह कंफ्यूज्ड नजरों से देखती है और कहती है, ब्रोदर फैन, ये क्लब का रूल है, जो भी ज्वाइन करता है उसे करना पड़ता है। जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूं और उसकी तरफ देखते हुए कहता हूं, पहले तुमने वैग तरीके से मुझे सडूस किया, फिर ग्रुप में मुझसे 10,000 युआन का रेड एनवेल्प दिलवाया और अब मुझे यहाँ लाकर एक ही बार में 50,000 पर पर्सन वाली जगह पर ट्रीट देने को कह रही हो। फिर मैं आसपास देखता हूं और कहता हूं, मैंने रफ कैलकुलेशन किया, यहाँ करीब 20 लोग हैं, तो क्या तुम्हें लगता है मैं कोई रिच आइडियट हूँ? यह सुनकर मुआन वान थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उसका चेहरा कभी लाल तो कभी पीला पड़ने लगता है, जिस पर ग्रुप लीडर ली वेई वेई आगे बढ़ता है और भौहें चढ़ाकर कहता है, सुफान, तुम वान से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उसने तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है और अगर तुम अप्रिशिएट नहीं करते तो कोई बात नहीं। फिर वह आगे बोलता है, हमारी बातें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, टेंस ऑफ बिलियंस के बिजनेस डील्स की होती हैं। क्या हमें तुम्हारे थोड़े से पैसे स्कैम करने की जरूरत है? जिस पर बाकी लोग भी बोलने लगते हैं, सही कहा, हम तुम्हारे साथ हैंग आउट करने को तैयार हैं। तुम्हें तो अमिताभा झपकर थैंक्स बोलना चाहिए। और फिर कोई कहता है, मैं खुद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का बिजनेस करता हूँ, क्या मैं यहाँ 50,000 युआन के लिए स्कैम करने आया हूँ? मजाक कर रहे हो क्या? इन सब की बातों के बावजूद मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता और मैं शांत तरीके से कहता हूँ, अगर तुम सब इतने ही रिच हो तो 10,000 युआन के रेड एनवेलप पर बार्गेन क्यों कर रहे थे और अब 50,000 पर पर्सन के मील के लिए इतना ड्रामा क्यों? फिर मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, मुझे तो तुम सब बस अपने पेरेंट्स के पैसे पर ऐश करने वाले लोग लगते हो, जो मुझे रिच फूल समझकर ट्रैप कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब नहीं समझ सकता? तुम लोग सच में स्कम हो, शेमलेस फ्लाइज जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। यह कहकर मैं मुड़ता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ, जिस पर मेरी ये बातें वहां मौजूद सभी लोगों के गुस्से को भड़का देती हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, गरीब और कंजूस, फिर भी दिखावा करता है, इसे छोड़ना मत। जिसके बाद मुआन वान बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है और जल्दी जल्दी मेरे पीछे भागती है। लेकिन जैसे ही वह डोर खोलती है, सामने एक फेमिलियर पर्सन खड़ा दिखता है और वह कोई और नहीं बल्कि लिन चेन होता है, जिसने मुझे पहले शांग युन याशी में बिजनेस कार्ड दिया था और वह ग्वांग लुन क्लब का रियल मेंबर भी होता है। उसे देखते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और तुरंत उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। यंग मास्टर लिन चेन, आपका यहाँ आना हमारे लिए ऑनर है, प्लीज अंदर आइए। फिर कोई और बोलता है, ब्रोदर लिन, यहाँ बैठिए, अगर खाना पसंद ना आए तो तुरंत बदल देंगे। लेकिन लिन चेन इन सबको इग्नोर करता है और सीधे मेरी तरफ आता है, जिस पर वह रिस्पेक्टफुली कहता है, ब्रोदर फैन, इन्हें माइंड मत करो, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, हमारा गुआंग लून क्लब भी यहीं गैदरिंग कर रहा है। उसका एटीट्यूड देखकर मैं मान जाता हूँ और उसके साथ ऊपर चला जाता हूँ। फिर जैसे ही हम टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं, वह जगह बिल्कुल अलग दुनिया जैसी लगती है, जहां गार्डन्स, लॉन्स, हेलीपैड और स्विम सूट्स में ब्यूटीफुल गर्ल सर्विस दे रही होती हैं और वहां मौजूद लोग बहुत लो की लेकिन नोबल ऑरा के साथ बातें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि ये ही असली रिच लोग हैं। जिस पर लिन चेन मुस्कुराते हुए सबको इंट्रोड्यूस करता है, ये है मिस्टर सू, जिनके बारे में मैंने बताया था और ये मेरे सेम विला कॉम्प्लेक्स में रहते हैं।
नीचे पार्किंग में जो एमवी ऑगुस्टा है वो इनकी है। यह सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं और कोई कहता है, अभी नीचे मैं सोच रहा था कि काश उस कार के ओनर से मिल पाता, और यहाँ तो उनसे मुलाकात हो गई। फिर कोई और एक्साइटेड होकर कहता है, अगर पता होता आप आ रहे हैं तो मैं अपनी खराब कार लेकर नहीं आता। वो एमवी ऑगुस्टा तो मेरा ड्रीम है, अगर एक राइड मिल जाए तो मैं खुशी से सो भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर मैं हल्की स्माइल देता हूँ और कहता हूँ, अरे नहीं, ये तो बस मेरी लक है, आप सबसे मिलना मेरे लिए ऑनर है। और जहां तक उस एमवी ऑगस्टा की बात है, वो तो एक स्मॉल इलेक्ट्रिक स्कूटर जितनी कंफर्टेबल भी नहीं है। अगर आपको पसंद है तो कुछ दिन के लिए ले जाकर चला सकते हैं। यह कहकर मैं कैजुअली की टेबल पर रख देता हूँ, जिस पर सभी लोग तुरंत हाथ हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, हम इतनी हिम्मत नहीं करेंगे, ऐसी चीज को देख लेना ही काफी है, हम इसके लायक नहीं हैं। फिर कोई कहता है, ब्रदर फैन सच में बहुत जनरस हैं, अगर ये की मेरी होती तो मैं किसी को छूने भी नहीं देता। इसके बाद सभी लोग साथ में हंसते बोलते हैं और माहौल काफी फ्रेंडली हो जाता है, जिस पर मैं भी जल्दी से उनके साथ घुल मिल जाता हूँ। फिर लिन चेन प्रपोज करता है कि सब कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करें और मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है, जिस पर सभी एग्री करते हैं। जैसे ही मैं ग्रुप ज्वाइन करता हूँ, जो मेंबर्स आज नहीं आ पाए थे वो भी नोटिस करते हैं और कहते हैं, ओह नया मेंबर आया है, सिंसियरिटी दिखाने के लिए रेड एनवेलप भेजो। फिर मैसेजेस आते हैं, न्यूकमर रेड एनवेलप्स रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ। और देखते ही देखते ग्रुप में लगातार रेड एनवेलप्स आने लगते हैं, जिस पर मैं कैजुअली एक टैप करता हूँ और अनएक्सपेक्टेडली मुझे 1000 युआन मिलते हैं। और जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो टोटल अमाउंट 20,000 होता है और कुछ ही मिनटों में मैं सिर्फ रेड एनवेलप्स से 1 लाख युआन तक रिसीव कर लेता हूँ, जिस पर मैं हैरान रह जाता हूँ और सोचता हूँ, क्या यही असली रिच होना होता है। ये देखकर लिन चेन हंसता है और समझाता है, जब कोई नया मेंबर ग्रुप में आता है तो पुराने मेंबर्स उसे रेड एनवेलप्स भेजते हैं, ये हमारे क्लब का रूल है, अब से हम सब दोस्त हैं, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जिस पर सभी जोर से हंसते हैं और माहौल और भी ज्यादा हार्मोनियस हो जाता है। फिर लिन चेन ग्लास उठाकर मेरे साथ टोस्ट करता है और पूछता है, ब्रदर फैन, तुम अभी उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? वो सब स्कैमर हैं, खासकर हॉलवे में खड़ी वो 2 लड़कियां जो पूरे दिन बस इस सर्कल के लड़कों को हुक करने में लगी रहती हैं। यह सुनते ही शैडो में छिपा कैमरामैन अचानक से घबरा जाता है और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। जल्दी करो, किसी को भेजकर मुआन वान की इन्वेस्टिगेशन करवाओ, शो का ब्रांड उसकी वजह से बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। जिस पर उसी समय मुआन वान भी भीड़ में घुल मिल जाती है और चुपचाप सबको ऑब्जर्व करने लगती है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, उसे तुरंत समझ आता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग रियल बिग शॉट्स हैं और उनके सामने सुफान कुछ भी नहीं लगता है, जिस पर वह तुरंत अपना टारगेट बदलने का फैसला कर लेती है। फिर वह अपने हिप्स स्वे करते हुए एक आदमी के पास जाती है और कैजुअली बात करने का नाटक करती है, जिसके दौरान जानबूझकर रेड वाइन गिरा देती है, जो उसके चेस्ट को भिगो देता है, जिस पर वह सिडक्टिव नजरों से उसे देखती है। लेकिन जो वह नहीं जानती वह यह है कि यह सब लिन चेन थोड़ी दूरी से देख रहा होता है और अचानक जोर से चिल्लाता है, अरे ये तो मुआन वान है ना, क्या हुआ, पैसे खत्म हो गए क्या, जो यहाँ मून लाइटिंग कर रही हो? उसकी आवाज सुनते ही सबका ध्यान उधर चला जाता है, जिस पर मुआन वान घबरा जाती है। उसकी आंखों में पैनिक साफ दिखता है और वह हड़बड़ाकर बोलती है, मैं नहीं हूं, आपने गलत पहचान लिया है। लेकिन लिन चेन उसे मौका नहीं देता और सीधे उसका रास्ता रोक देता है। इतनी जल्दी क्या है, एक ड्रिंक लेकर जाओ। फिर वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है, ब्रदर फैन, मैंने इस लड़की को पहले भी कई बार देखा है, मेरे एक दोस्त ने अपने फैमिली ड्राइवर को इसके पीछे भेजा था और ये तुरंत फंस गई थी और अभी कुछ ही दिनों में ये किसी और को टारगेट कर रही है। यह सुनकर मुआन वान का चेहरा शर्म से जलने लगता है और वह अपना चेहरा छुपाकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोडक्शन टीम अभी भी शूट कर रही होती है, जिस पर वह अंदर ही अंदर सोचती है कि अगर अभी चली गई तो सब सच मान लेंगे, इसलिए उसे हर हाल में रुकना पड़ेगा। फिर वह खुद को संभालते हुए सोचती है कि शायद ये लोग उसे फंसा रहे हैं और उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन आ जाता है। फिर वह गुस्से में बोलती है, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, 3 मिनट के अंदर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें सू कर दूंगी। लेकिन वहां मौजूद लोग इसे बस एक शो की तरह देख रहे होते हैं और लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स तेजी से आने लगते हैं, कहानी बनाना इलीगल है, मुझे लगता है ये लड़की ऐसी नहीं है। तो कोई कहता है, ये लोग ही सस्पिशियस लग रहे हैं, इनके बहकावे में मत आओ। लेकिन इन सबके बीच मुआन वान का एक्सप्रेशन बहुत खराब हो जाता है और वह गुस्से में कहती है, तुम्हें अपोलॉजी चाहिए ना, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, बस इंतजार करो। जिस पर लिन चेन हाथ उठाकर कहता है, जरूरत नहीं, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, और फिर वह अपना फोन निकालकर कॉल करता है, शाओजिंग ऊपर आओ। कुछ ही देर में एलिवेटर से डींग की आवाज आती है और एक सूट पहने आदमी बाहर आता है, जिसे देखते ही मुआन वान का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, क्योंकि वह सच में वही ड्राइवर होता है। लिन चेन स्मर्क करता है और शाओ जेंग से पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? जिस पर वह तुरंत जवाब देता है, हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसके इनर थाई पर मोल है। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम में लोग शॉक हो जाते हैं और कमेंट्स फ्लड होने लगते हैं, ये तो सच निकला, जो लोग इसे फेक कह रहे थे अब कहाँ गए, ये तो हंसी से मार डालेगा, इतनी गोल्ड डिगिंग भी कोई करता है क्या?
वहीं दूसरी तरफ मुआन वन शर्म और गुस्से से जल रही होती है और सोचती है कि दूसरों द्वारा ट्रिक होना एक बात है, लेकिन अब उसे खुद को संभालना होगा। फिर वह कहती है, तुम लोग जैसे भी हो, मैं मानती हूँ कि पैसों की वजह से मुझसे गलती हुई, लेकिन अगर मैं अपनी गलती सुधार लूं तो मैं अभी भी एक अच्छी लड़की हूँ। तभी सिस्टम की आवाज आती है, सिलेक्शन सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अगर तुम इसके शब्दों से एग्री करते हो तो 1 मिलियन डिडक्ट होगा, अगर डिसएग्री करके इसे लेक्चर देते हो तो 10 मिलियन रिवॉर्ड मिलेगा। यह सुनकर मैं उसकी तरफ देखता हूँ और उसकी एरोगेंट एटीट्यूड पर हंसने का मन करता है। फिर मैं ठंडे लहजे में कहता हूँ, अच्छी लड़कियों का नाम खराब मत करो। रियल अच्छी लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं होती, जो एक पल इसको फ्लर्ट करती हैं और दूसरे पल किसी और को। अगर तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर है तो तुम सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही हो, ये समझती हो? यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम में लोग भड़क जाते हैं और कमेंट्स आने लगते हैं, ये आदमी पागल है क्या? वो बस थोड़ा ज्यादा लोगों को पसंद करती है, इसमें इतना क्या? ये तो घिनौना है, ये रिच किड्स भी कुछ अच्छे नहीं लगते। वहीं कुछ लोग सपोर्ट में भी बोलते हैं, ट्रिगर हो गया क्या? तुम लकी हो कि पुलिस नहीं बुलाई गई, नहीं तो पता चलता कौन अंदर जाता। जिस पर शो के जनरल डायरेक्टर लिन श्वान राहत की सांस लेती है और सोचती है कि अब शो को हॉट टॉपिक मिल गया है और बाद में मॉनवान को काउंटर अटैक करने देगी, जिससे रेटिंग्स एक्सप्लोड कर जाएंगी। वहीं होस्ट यूलन खुलकर कहती है, हमने हाई सैलरी पर मूवान वान को इनवाइट किया है, जो कई लिस्टेड कंपनीज की ओनर है, फिर भी मिस्टर सू ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया। सच में शॉकिंग है। यह सुनकर लाइव स्ट्रीम का माहौल बदल जाता है और ज्यादातर लोग मुझे स्कमबैग कहने लगते हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी मुआन वान की आइडेंटिटी पर डाउट करते हैं, जिस पर योलन आगे कहती है, बिग डेटा झूठ नहीं बोलता, हम जल्द ही उनकी रियल आइडेंटिटी रिवील करेंगे, जुड़े रहिए। लेकिन तभी अचानक कोई ऑफिस में घुसता है और घबराकर कहता है, बॉस बुरा हो गया, ये मुआन वान फेक सोशलिट है। किसी ने इसकी कई फोटोज निकाली हैं जहां ये पैसों के लिए लोगों के साथ सो रही है और कुछ साल पहले इसे एक आदमी की वाइफ ने सड़क पर पकड़कर पीटा भी था। ये सुनते ही लिन शुआन गुस्से से कांपने लगती है और कहती है, बस करो, तुरंत मुआन वान को हटा दो, इसकी असली आइडेंटिटी बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो शो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही एक और स्टाफ घबराकर आता है, सिस्टर लिन जल्दी कमेंट सेक्शन देखिए, जिस पर वह तुरंत स्क्रीन देखती है जहां लोग लिख रहे होते हैं, प्रोडक्शन टीम को ऐसे ट्रैश लोग ही मिलते हैं। ये लड़की पैसे वालों को देखते ही पीछे पड़ जाती है, फिर भी दूसरों को जज करती है। यह सब देखकर होस्ट यूलन अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर बोलती है, डियर व्यूअर्स, हमने अभी मुआन वान की आइडेंटिटी वेरीफाई की है और कुछ इनकंसिस्टेंसीज पाई हैं। हमारी टीम तुरंत इसे रिरेक्ट करेगी, हम सिंसियरली अपोलोगाइज करते हैं। यह कहकर वह 90 डिग्री झुक जाती है, जिस पर मुआन वान की सच्चाई सामने आते ही वह पूरी तरह टूट जाती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। इसके बाद मैं रिच किड्स के साथ गोल्फ कोर्स की तरफ जाता हूं, जहां पहुंचकर लिन चेन अपने कुछ और फ्रेंड्स को बुलाता है और जैसे ही वे मेरी एमवी ऑगस्टा देखते हैं, वे एक्साइटेड हो जाते हैं और तुरंत फोटोज लेकर अपने मोमेंट्स पर डाल देते हैं, जिस पर पूरे सर्कल में बात फैल जाती है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि कार ओनर गोल्फ कोर्स पर है, वे अपने सारे प्लान्स कैंसिल करके यहाँ आने लगते हैं और देखते ही देखते वहां 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। यह देखकर लिन चेन भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, जिस पर मैं सिचुएशन को देखकर कहता हूँ, यहाँ बहुत भीड़ हो गई है, चलो मेरे प्लेस चलते हैं। ये सुनकर लिन चेन थोड़ा हेजिटेट करता है, इतने सारे लोग हैं, शायद कन्वीनियंट नहीं होगा। जिस पर मैं हल्का स्मर्क करता हूँ और कहता हूँ, तुम क्या सोच रहे हो, मैं अपने प्राइवेट गोल्फ कोर्स की बात कर रहा हूँ। यह सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं और थोड़े क्यूरियस भी हो जाते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीम में लोग फिर से कमेंट्स करने लगते हैं, ये फिर शो ऑफ कर रहा है, इस बार जरूर बेइज्जती होगी। लेकिन इन सब के बीच मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहता है और मैं पास में खड़े जिनशा होटल की तरफ इशारा करता हूँ और कहता हूँ, वो होटल दिख रहा है कितना बड़ा है। यह सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं और कोई बोल पड़ता है, डैम, ब्रदर फैन तो सच में नेक्स्ट लेवल है, इतनी फाइनेंशियल पावर, सच में एमवी ऑगस्टा का ओनर अलग ही लेवल का होता है। फिर कोई बोलता है, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था, वहां एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है, हम इतने सारे लोग मिलकर पूल पार्टी कर सकते हैं और बहुत मजा आएगा। फिर वो आगे कहता है, मैं बहुत सारे यंग मॉडल्स को जानता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम सब सेटिस्फाई हो जाओगे। यह सुनकर सबकी आंखों में एक्साइटमेंट दिखने लगता है, जिस पर मैं हल्की हेल्पलेस स्माइल देता हूँ और कहता हूँ, अभी तो हम गोल्फ खेलने वाले थे ना। मेरी ये बात सुनकर सब थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जिनशादा होटल में इतना बड़ा गोल्फ कोर्स नहीं देखा होता है, जिस पर कुछ सोशलाइट्स तो जाने के बारे में सोचने भी लगते हैं कि अगर अलग अलग जाकर गोल्फ खेलना पड़ा तो कितना ऑकवर्ड लगेगा। लेकिन लिन चेन अब भी मेरे साथ पूरी रिस्पेक्ट के साथ खड़ा रहता है, जैसे वो मेरा सबऑर्डिनेट हो और मेरी कार पार्क करवाने से लेकर सर्विस अरेंज करने तक हर काम खुद करता है। ये देखकर बाकी लोगों को लगता है कि एमवी ऑगस्टा जरूर टॉप टियर है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई इस तरह बिहेव करे, जिस पर लाइव स्ट्रीम में भी लोग कमेंट्स करने लगते हैं, ये सुफान सच में एक्टिंग कर रहा है, इसने रियल रिच यंग मास्टर को भी फूल कर दिया। इसके बाद मैं सबको ग्रीट करता हूँ और सीधे सुपर वीआईपी एलिवेटर की तरफ जाता हूँ। फिर फिंगरप्रिंट मशीन पर अपना फिंगर रखता हूँ, जिसके तुरंत बाद रोबोटिक फीमेल वॉइस गूंजती है, आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुल, विशिंग यू अ सोयरिंग जर्नी। यह सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं और कोई बोलता है, क्या ये हमें ऊपर प्राइवेट स्काई गोल्फ कोर्स में ले जाने वाला है?
फिर सबके चेहरे पर डिसबिलीफ आ जाता है। जिनशा होटल का प्राइवेट स्काई गोल्फ कोर्स पूरे हेयन में कौन नहीं जानता। वहां वही लोग जा सकते हैं जिनकी वर्थ टेंस ऑफ बिलियंस में होती है। ये देखकर लाइव स्ट्रीम में लोग फिर से स्पैम करने लगते हैं, ये रिच किड नहीं, ये तो मेरा डैडी है। अब अगर किसी ने ब्रदर फैन के खिलाफ कुछ कहा तो देख लेना, क्या ये होटल सच में इसका है? उधर कुछ लोग डाउट करते हैं, ये सब बहुत फेक लग रहा है, जैसे शो स्क्रिप्टेड हो। एक नॉर्मल इंसान के पास इतना सब कैसे हो सकता है? जिस पर जनरल डायरेक्टर लिनवान भी गहरी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि सुफान की फाइल बार बार चेक करने पर भी उसे वही ऑर्डिनरी स्टेटस दिखता है, लेकिन उसके पास इतना सब होना समझ से बाहर है। वहीं दूसरी तरफ मुआन वान और हांग बिंग सबसे ज्यादा शॉक में होते हैं। मुआन वान गुस्से में खुद को कोसती है, अगर मुझे पहले पता होता कि ये इतना रिच है तो थोड़ी ह्यूमिलेशन क्या चीज थी, मार भी खा लेती। वहीं हांग बिंग रोते हुए कहती है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उससे जेलस नहीं होती, अब बस रिग्रेट ही रह गया है। इधर मौजूद रिच किड्स भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो है लेकिन इतना नहीं, और 3 बिलियन का लग्जरी होटल और उसका रूफटॉप गोल्फ कोर्स देखकर सब दंग रह जाते हैं। जिस पर कोई बोलता है, ब्रोदर फैन, क्या तुम्हें अंडरलेंस चाहिए? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर कोई कहता है, ये व्यू, ये सीनरी, अब से तुम मेरे सगे भाई हो। इसके बाद एलिवेटर खुलता है और सब लोग फिर से शॉक हो जाते हैं, जैसे गांव से आए लोग पहली बार शहर देख रहे हों। इधर उधर देखते रहते हैं और उनकी आंखें चमकने लगती हैं। लिन चेन जमीन पर बैठकर लॉन को ध्यान से देखता है और कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ग्रास हमारे कंट्री में नहीं मिलता होगा। जिस पर लीचांग भी उसके साथ बैठ जाता है और कहता है, ये इम्पोर्टेड है, मैंने सुना है इसका छोटा सा पैच भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स युआन का होता है। यह सुनकर दोनों कुछ पल के लिए चुप रह जाते हैं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं होता। अब यहाँ आकर इन रिच किड्स को समझ आता है कि असली रिच होना क्या होता है, और वे सब जैसे एक्साइटेड होकर इधर उधर घूमते हैं, लेकिन फिर रियलाइज करते हैं कि यहाँ हर चीज बहुत एक्सपेंसिव है। जिस पर वे डरते डरते मेरे पीछे पीछे चलते हैं, कहीं कुछ टूट न जाए। फिर कुछ लोग आपस में बात करते हैं, जो लिन चेन कर रहा था वो बूटलिकिंग नहीं था, वो तो डिजर्व करता है, और कुछ लोग तो उससे भी बेहतर सर्व करने की बात करते हैं। अगर सर्व करना है तो हमें करने दो, इस मामले में हम सबसे आगे हैं। यह सुनकर सबके अंदर कंपटीशन जैसा माहौल बन जाता है और सब लिन चेन को घूरने लगते हैं। वहीं मैं खुद भी पहली बार इतना शॉकिंग सीन देख रहा होता हूँ, लेकिन सबकी रिस्पेक्ट और एडमिरेशन देखकर मेरे अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग आती है, ऑनेस्म। लेकिन बाहर से मैं बिल्कुल काम रहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, सब लोग रिलैक्स करो, जैसे नॉर्मली खेलते हो वैसे खेलो, हम सब दोस्त हैं। यह सुनते ही सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं और तुरंत फोन्स निकालकर फोटोज एंड वीडियोस लेने लगते हैं, क्योंकि लिन चेन मेरे करीब होता है। बाकी रिच किड्स इनडायरेक्टली उससे मेरे बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, जिस पर वह थोड़ा एटीट्यूड में आकर कहता है, ये ट्रिक मुझ पर मत चलाओ, अगर बैकग्राउंड जानना है तो पहले अपनी औकात देखो, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया वही काफी है, मेरे फ्रेंड के सामने मुझे एम्बैरस मत करना। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं और कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। इसके बाद गोल्फ खेलने का मेन मोमेंट शुरू होता है, और मैंने कभी गोल्फ खेला नहीं होता, बस टीवी पर देखा होता है। लेकिन जैसे ही मैं खेलता हूँ, आसपास से नाइस शॉट की आवाजें आने लगती हैं, जिस पर मुझे समझ आता है कि अगर स्टेटस हो तो खराब परफॉर्मेंस भी लोग प्राइज करते हैं। यही पैसे का पावर है। उधर प्रोडक्शन टीम तीसरे चैलेंजर के बारे में डिस्कस कर रही होती है, और उन्हें मुझसे कोई डर नहीं लगता, बल्कि वे सोचते हैं कि अगर मेरा असली चेहरा एक्सपोज हो जाए तो वे मुझे थ्रेटन करके पैसे भी कमा सकते हैं। जनरल डायरेक्टर लिनवान तो यह मान चुकी होती है कि इस दुनिया में कोई अच्छा आदमी होता ही नहीं। फिर वे एक नई लड़की चूज करते हैं जिसका नाम शेन क्विंग यिन होता है, जो कंट्री साइड से आई होती है, अपने दम पर टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंची होती है और डबल डॉक्टरेट भी कर चुकी होती है। और सबसे खास बात, उसके बारे में कोई गलत रूमर नहीं होता। इस समय शेन क्विंग यिन मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसने पिछले सारे एपिसोड्स देखे होते हैं और उसे पहले के चैलेंजर्स के तरीके बहुत चीप लगते हैं, जिस पर वह सोचती है कि वह उनसे अलग तरीके से काम करेगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और रूफटॉप गोल्फ कोर्स पर कुछ देर खेलने के बाद मुझे बोरिंग लगने लगता है, जिस पर मैं एक्सक्यूज बनाकर नीचे अकेले टहलने चला जाता हूँ। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, शेन क्विंग यिन की नजर मुझ पर पड़ती है, जो होटल के एंट्रेंस पर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के फ्लायर्स बांट रही होती है और पसीने से भीगी हुई होती है। उसकी मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ साथ उसकी कमजोरी भी दिखती है, जिसे देखकर किसी को भी सिंपैथी फील हो सकती है। जिस पर शेन क्विंग यिन मुझे अपनी तरफ आते देख अंदर ही अंदर खुश होती है और सोचती है, रिच मैन को हार्डवर्किंग गर्ल्स पसंद होती हैं। अब देखती हूँ सुफान को कैसे हैंडल करती हूँ। हालांकि उसके हाथ रुकते नहीं हैं, और जैसे ही मैं उसके पास से गुजरता हूँ, वह मेरे हाथ में फ्लायर थमा देती है और जानबूझकर अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए मुझे देखती है। हेलो सर, आप एक बार देख सकते हैं। लेकिन मैं उसे इग्नोर करता हूँ और मुड़कर जाने लगता हूँ। यह देखकर शेन क्विंग यिन थोड़ा फ्राउन करती है और सोचती है, ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, अब सीरियस होना पड़ेगा। फिर वह अचानक जमीन पर गिर जाती है, जिस पर सिस्टम की आवाज आती है, सिलेक्शन सिस्टम सिनारियो एक्टिवेटेड। अगर तुम उसकी मदद करते हो तो गुड पर्सन कार्ड मिलेगा, अगर मना करके उसका ट्रिक एक्सपोज करते हो तो 50 मिलियन रिवॉर्ड मिलेगा। यह सुनते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं और मैं मन ही मन कहता हूँ, लगता है फिर से काम आ गया। जैसे ही शेन क्विंग यिन गिरने ही वाली होती है, मैं तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और उसी वक्त अपना फोन निकालकर कॉल कर देता हूँ, जिस पर लाइव स्ट्रीम के ऑडियंस
तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। लो, आ गया मोमेंट, ये फंस गया। मुझे पता था दुनिया में कोई अच्छा आदमी नहीं होता। ये जरूर उसे देखकर इमोशनल हो गया होगा। शायद ऊपर वाले रिच किड्स को बुला रहा है मदद के लिए। उसी समय स्टूडियो में प्लानर, जिसने शेनेक्विंग यिन को नॉमिनेट किया था, खुशी से मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, ये हिस्टोरिक मोमेंट है सिस्टर लिन, शो के बाद कुछ एप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना। जिस पर जनरल डायरेक्टर लिन श्वान भी हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। लेकिन तभी अचानक सीन पलट जाता है और मैं फोन पर बोलता हूँ, हेलो, मैं किमा होटल के एंट्रेंस पर हूँ। यहाँ कोई फेक और काउंटरफाइट प्रोडक्ट्स बेच रहा है, प्लीज तुरंत आकर हैंडल कीजिए। ये सुनते ही लाइव स्ट्रीम में कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक कमेंट्स फ्लड होने लगते हैं और मेल व्यूअर्स हंसने लगते हैं। हा 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 हा, ये तो कमाल कर दिया। लेकिन कुछ लोग गुस्से में भी बोलते हैं, ये क्या है, लड़की मेहनत कर रही है और ये पुलिस बुला रहा है, इसमें जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं है। बिना प्रूफ के कैसे बोल सकता है कि ये फेक है। यह सुनकर शेनक्विंग यिन पूरी तरह शॉक हो जाती है और कुछ देर बाद रिएक्ट करते हुए कहती है, मुझे छोड़ो। लेकिन मैं उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता और कहता हूँ, तुम लॉ ब्रेक कर रही हो, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, उनके आने तक तुम कहीं नहीं जाओगी। जिस पर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह मुझसे टिककर खड़ी हो जाती है और वीक आवाज में बोलती है, सर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा मत कीजिए, मैं फेक प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही हूँ, मैंने खुद इनके रिसर्च और डेवलपमेंट में हिस्सा लिया है और मेरी कंपनी लीगली रजिस्टर्ड है। फिर वह दुखी चेहरा बनाकर कहती है, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आता और ठंडे अंदाज में कहता हूँ, नाटक बंद करो, पुलिस आएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। और अगर फेक नहीं भी है तो होटल के बाहर कॉस्मेटिक्स के नाम पर फ्लायर्स बांटना भी सस्पिशियस है। कौन जानता है तुम असल में क्या बेच रही हो। यह सुनकर शेनक्विंग यिन चौंक जाती है और कहती है, ऐसा नहीं है, मेरे प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं, आप चाहें तो टेस्ट करवा सकते हैं। तभी पुलिस आ जाती है क्योंकि ये एरिया की पेट्रोल जोन होता है और मैं उन्हें इशारा करके कहता हूँ यही है। लेकिन शेनक्विंग यिन काम रहती है और पुलिस से कहती है, ऑफिसर मैं सिर्फ कॉस्मेटिक्स प्रमोट कर रही हूँ, ये मेरी बिजनेस लाइसेंस की फोटो है, मेरी कंपनी नई है इसलिए हम प्रोडक्ट्स लॉस में बेच रहे हैं, बस थोड़ा रेपुटेशन बनाना चाहते हैं। यह सुनकर मैं फिर कहता हूँ, इतने सस्ते प्रोडक्ट्स की क्वालिटी डाउटफुल है और यहाँ रहने वाली विमेन को इनकी जरूरत भी नहीं होगी, मुझे लगता है ये कुछ और ही कर रही है। जिस पर पुलिस ऑफिसर सीरियस होकर कहता है, हम इस मैटर को वेरीफाई करेंगे, लेकिन अब से तुम यहाँ फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगी। और फिर मेरी तरफ देखकर कहता है, प्रॉब्लम रिपोर्ट करना हर सिटीजन का ड्यूटी है, इसे जारी रखिए। मैं मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। जैसे ही पुलिस जाती है मुझे सिस्टम से रिवॉर्ड मिल जाता है और अकाउंट में पैसे आते देख मैं अंदर ही अंदर खुश हो जाता हूँ। वहीं शेनक्विंग यिन उदास होकर खड़ी रहती है और कहती है, सर मुझे शायद हीट स्ट्रोक हो गया है, मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, क्या आप मुझे थोड़ी छांव में बैठा सकते हैं। मैं जवाब देने ही वाला होता हूँ कि सिस्टम फिर एक्टिवेट हो जाता है। अगर मदद करते हो तो डिसिव्ड फुल टाइटल मिलेगा, अगर एक्सपोज करते हो तो 10 मिलियन रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर मैं समझ जाता हूँ कि ये एक्टिंग है और हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, ठीक है, अगर तुम सस्पिशियस नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर मैं उसे छांव में बैठा देता हूँ जिस पर वह अपना सिर पकड़कर मेरे करीब झुकती है ताकि मैं उसके कर्व्स देख सकूं और कहती है, थैंक्स, सुना है हीट स्ट्रोक मसाज से ठीक हो सकता है, क्या आप हेल्प करेंगे। यह कहकर वह और करीब आती है लेकिन मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ और फोन निकालकर 115 पर कॉल करता हूँ। फिर उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, मुझे ये सब नहीं आता, मैंने एम्बुलेंस बुला दी है, तुम यहीं आराम करो। यह सुनते ही शेनक्विंग यिन शॉक हो जाती है और अंदर ही अंदर सोचती है, मैं यहाँ खुद को एक्सपोज करने वाली थी और ये एम्बुलेंस बुला रहा है। मैं इनोसेंट फेस बनाकर उससे डिस्टेंस बनाए रखता हूँ और कहता हूँ, थैंक करने की जरूरत नहीं, अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो खत्म हो गई, और हाँ, एम्बुलेंस का पेमेंट तुम कर देना। यह सुनते ही उसका चेहरा लाल और सफेद होने लगता है और गुस्से से भर जाती है। वह अंदर ही अंदर सोचती है कि इतने व्यूअर्स के सामने ये उसकी इंसल्ट है और ये आदमी सच में डेंजरस है, इसलिए उसे और एफर्ट लगाना पड़ेगा। फिर वह डीप ब्रेथ लेती है और अपनी आंखों में आंसू लाकर रोने लगती है। सर मेरे सारे पैसे स्टार्टअप में लग गए हैं, मेरे पास अभी एम्बुलेंस देने के लिए पैसे नहीं है। फिर वह रोते हुए अपनी कहानी बताने लगती है, मैं एक लड़की हूँ, फैमिली की जरूरतों के लिए मुझे खुद बिजनेस शुरू करना पड़ा। मैं रोज देर रात तक काम करती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, इतना काम करती हूँ कि थककर टूट जाती हूँ, बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ और सस्ता बेचती हूँ, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं बचते। उसकी आवाज कांप रही होती है और उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा होता है, लेकिन मैं उसे बिना ज्यादा रिएक्शन दिए देखता रहता हूँ। यह देखकर वह और जोर से रोने लगती है, सर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट होता है। अगर मदद करते हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिव्ड फुल टाइटल मिलेगा और फाइनेंशियल लॉस होगा। अगर मना करके उसकी साइकोलॉजिकल डिफेंस तोड़ते हो तो 80 मिलियन रिवॉर्ड मिलेगा और एस रैंक पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। यह सुनकर मैं मुस्कुराता हूँ और सोचता हूँ कि अगर सिस्टम नहीं होता तो शायद मैं उसकी एक्टिंग समझ ही नहीं पाता। फिर उसकी तरफ देखते हुए ठंडी हंसी हंसता हूँ और कहता हूँ, हीरो बनने का नाटक मत करो, जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। हर वक्त मैं लड़की हूँ बोलती रहती हो, तो क्या हुआ अगर तुम लड़की हो। इस दुनिया में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी हैं, इसमें खास क्या है। हर कोई पैसे कमाना चाहता है और तुम सिंपैथी लेकर कुछ हासिल करना चाहती हो।